हाँ, नमस्कार भाई। कलाम क्लासेस नोहर में आपका स्वागत है। मैं सुनील राठौड़। आज की मार्गदर्शन कक्षा के अंदर है, सबसे पहले हमें संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक के भर्ती परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि पीछे कितना सिलेबस में से कैसे प्रश्न उठाए गए, कितना सिलेबस हमारा आया और प्रत्येक जो प्रश्न है वो किस प्रकार से विभाजन है उनका इस सिलेबस के अंदर से किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पाठ्यक्रम की। तो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आज की अपनी कलाम क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आप सभी को पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं भाषा की। और आज का जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 300 अंकों का है। और सभी को विदित होगा कि जो संस्कृत भाषा का जो द्वितीय पेपर है वो सबसे ज़्यादा अंकों वाला नंबर है। और इसके अंदर जो 300 अंक है वो भी बड़े महत्व के अंक हैं कि अगर हमारा जो फर्स्ट पेपर के साथ साथ अगर हमारा सेकंड पेपर बहुत अच्छी तरीके से होता है तो हम अच्छी मेरिट के साथ चयन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के इस पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम में दिया गया है सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर अर्थात सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेपर द्वितीय या सेकंड संस्कृत भाषा का। इसमें पार्ट बांटे गए हैं। सबसे पहला पार्ट है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का रखा गया है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो स्नातक स्तर का रखा गया है और तीसरा जो पार्ट है वो इसके अंदर स्नातकोत्तर स्तर का रखा गया है। साथ में साहित्य की भी बात करेंगे, साहित्य के साथ साथ में शिक्षण विधियां हैं उनकी भी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर लिखा हुआ है। यहाँ से आप मान करके चलो कि सबसे पहला टॉपिक दिया गया है अपने संज्ञा प्रकरणतः है सामान्य प्रश्नाः, अर्थात संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न। सामान्य का मतलब ये होता है कि वैसे तो आम भाषा के अंदर इसको माने तो एकदम सीधे प्रश्न उठाना, लेकिन आज का जो आरपीसी का जो ट्रेंड है तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसके अंदर क्या है कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके देते हैं, इसलिए हमें जो चारों ऑप्शन है वो भी आने चाहिए, तभी हम उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले संज्ञा प्रकरण में से सामान्य प्रश्न कैसे होंगे, जैसे इसने टॉपिक दिए हैं इत। इत का मतलब होता है इत संज्ञा करने वाले सूत्र, अर्थात इत संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं वो हम सभी आगे सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में दिया हुआ है संयोग, संहिता, श्रवणम, उदात्त है, अनुदात्त है, सवरित है, उच्चारण स्थानानि और पदम। इतने टॉपिक दिए गए हैं संज्ञा प्रकरण से। पीछे तक आरपीएससी का ट्रेंड रहा है कि इसमें से जो 9 है अर्थात प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें से 9 प्रश्न है वो बन रहे थे। मतलब मान करके चलो कि 18 नंबर का हमारा काम संज्ञा प्रकरण से हो रहा था। लेकिन अब की बार क्या है, हो सकता है 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो मान करके चलो कि ये जो टॉपिक है अपना संज्ञा प्रकरण वाला जिसमें सामान्य प्रश्न लिखे हुए हैं वो कम से कम 15 नंबर से ऊपर ऊपर का काम है हमारा। अर्थात इतने अगर टॉपिक हमारे क्लियर होते हैं तो आप मान करके चलो कि 15 नंबर का काम हमारा यहाँ से हो रहा है। कुछ नहीं है, सूत्रों के अनुसार चलेंगे, सूत्रों के साथ में वर्तियों को लेंगे, वर्तियों को लेकर के इसके उदाहरण है वो किस प्रकार से इत संज्ञा हो रही है, संयोग किसे कहते हैं, संहिता किसे कहते हैं, सवर्ण किसे कहते हैं, उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, सवरित क्या है, उच्चारण स्थान कितने हैं और पद संज्ञा किन किन की होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से क्या है कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें ना तो भी कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। फर्स्ट ग्रेड वाले सिलेबस की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 1-2 टॉपिक या तो इसमें से हटा दिए गए या 1-2 बढ़ा दिए गए, बस इतनी बात है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो प्रश्न का जो तरीका है वो तो हमें पता ही है कि आजकल जो आरपीसी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज है। आपको पता है कि हम इनकी गहराई तक जाएंगे और प्रत्येक चीज को है वो कंसल्ट करेंगे। अब उच्चारण स्थान के बारे में हर बार प्रश्न आता है कि उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान के बारे में हमने पढ़ा है कि कई तो उसको 7 मानते हैं, कई 8 भी कहते हैं, और जो आमचाल जो भाषा है उसके अंदर जो उच्चारण स्थानों की संख्या है वो 10 भी हो जाती है और 11 तक भी चली जाती है। ये हमने पीछे भी कक्षा के अंदर विगत कक्षा के अंदर पढ़ा था और इस चीज को जाना था। दूसरा जो टॉपिक है इसी के अंदर
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, उसके अंदर देखिए निम्नलिखित संधि सूत्रानुसार संधि संधि विच्छेदश्च, ये दिया हुआ है कि नीचे लिखे संधि सूत्रों के अनुसार ही संधि करनी है और संधि का विच्छेद भी आपको करना है। सबसे पहले इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं, अर्थात संधि की क्या परिभाषा है, ठीक है, संधि के बारे में है वो जानेंगे, संधि के बारे में जानेंगे, संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। फिर संधि में अच संधि है, उसके अंदर कौन कौन से सूत्र है, हल संधि है, उसके अंदर कौन कौन से सूत्र है, और फिर विसर्ग संधि है, उसके अंदर कौन कौन से सूत्र है। सबसे पहले आइए अच संधि। अच का मतलब क्या होता है, स्वर। जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो हम अच के बारे में इनकी जानकारी है वो जान लेंगे। सबसे पहले इसने दिया है इको यणची, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाना, अर्थात कौन सी संधि हुई, यण संधि। फिर दूसरा है एचो अयवायावय, अर्थात अयादि संधि। अक सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि। आद गुणे, गुण संधि। वर्दी रेची, वर्दी संधि। एंगी पर रूपम, पर रूप संधि। एंग है पदांतादत्ति, अर्थात पूर्व रूप संधि। और ईदु दे दिवचनम प्रगृहम, अर्थात प्रगृह संधि या प्रकृति भाव संधि। इसके अंदर कितने टॉपिक हो गए, कितने सूत्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सूत्र है। 8 सूत्र में से इसमें मान करके चलो यहां से भी हर साल की तरह कितना होता है, 18 नंबर का काम है वो आता है संधि में से, क्योंकि 9 क्वेश्चन है वो नॉर्मल मिलते हैं। 9 की जगह 10 भी हो सकते हैं और 10 की जगह 8 भी मिल सकते हैं। तो मान करके चलो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर संधि क्लियर होगी तो संधि के साथ साथ समास भी हमारा है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर इसमें क्या करेंगे, वही सूत्रों को चलेंगे, सूत्रों को लेकर के वर्ती को लेकर के चलेंगे, वर्ती के साथ साथ इनके उदाहरण है वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। फिर देखिए आगे हल संधि दी है। हल का मतलब होता है व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन संधि में जैसे सबसे पहले इसने सूत्र दिया है, पहले तो व्यंजन संधि की हम परिभाषा जानेंगे, परिभाषा के बाद में इसके भेद है वो कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है उसको जानेंगे, और साथ में इनके उदाहरणों को सूत्रों के द्वारा लेकर के चलेंगे। देखिए सबसे पहले सूत्र दिया है इसने, स्तो श्चुना श्चु, अर्थात स या तय वर्ग के स्थान पर स या च वर्ग आने पर स और च वर्ग हो जाता है। फिर इसके उदाहरण पढ़ेंगे। फिर अगला सूत्र दिया है स्टुना स्टु, अर्थात श मूर्धन्य और टू का मतलब तय वर्ग पूरा। इसके आगे क्या आने पर, इसके आगे या तो स या तय वर्ग आने पर क्या हो जाता है, स और तय वर्ग हो जाता है। फिर जलाम जशो अंते, ये जस्तो संधि का सूत्र है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यहां अनुनासिक संधि का है और विकल्प में दूसरी संधि भी बनेगी, क्योंकि वा आ गया ना, वा का मतलब क्या होता है, विकल्प से। वा का मतलब विकल्प से, अर्थात एक उदाहरण और भी बनेंगे। दूसरा दिया है झयो होयो अन्यत्र श्यामय, अर्थात पदांत में झ वर्ण हो और आगे है आए तो उसके स्थान पर भी क्या है, पूर्व सवर्ण संधि हो जाती है। इसके बाद में लिखा है तोरली, तय वर्ग के बाद में लय आने पर पहले वाले तय वर्ग को भी क्या हो जाता है, लय हो जाता है। और मोने अनुस्वार है, अनुस्वार संधि और अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है, और यहां पर सवर्ण संधि है उसके बारे में भी जानेंगे, उसके उदाहरणों को पढ़ेंगे, उसकी वर्ती को पढ़ेंगे। और उसके बाद में है छत्व संधि का सूत्र, षष्ठो अटी, अर्थात पदांत में स के बाद में 6 वर्ण आने पर भी उसको क्या हो जाता है, स को 6 हो जाता है। कब हो जाता है, अट प्रत्याहार परे हो तो। अटी का मतलब अट प्रत्याहार। और यहां पर एक सूत्र और आएगा, वार्तिक आएगा, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अमी, अमी का मतलब होता है अम प्रत्याहार परे होने पर। आगे चलिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे पहला सूत्र दिया है सस जुसो रू, अर्थात पदांत में स या सजु शब्द को क्या हो जाता है, रू हो जाता है। खर वसानयो विसर्जन्य, पदांत में खर प्रत्याहार के वर्ण आने पर आगे उसको भी क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। और फिर विसर्जनीय यश यश है, ये वापिस क्या करता है, विसर्गों को क्या कर देगा, सवर्ण है वो कर देगा, विसर्गों को स बना देगा। और ये अतो रोर पलुताद पलुते, अर्थात इसको कौन सी संधि कहेंगे, अतो रोर पलुताद पलुते को, कि पदांत में अवग्रह चिन्ह वाली पढ़ी थी ना हमने, विसर्गों को क्या हो जाता है कि इधर भी ए आने पर, आगे विसर्ग आने पर और आगे ए आने पर, तो इन विसर्गों को भी क्या हो जाएगा, अवग्रह वाला चिन्ह हो जाएगा। बाद में संधि होकर के, पूर्ण संधि होकर के ओ का रूप है वो बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कै विसर्ग अपी,
ये वाला उदाहरण था ना, ये इसी से बनेगा, अतोरोर प्लुताद प्लुते से। फिर असीचय, आगे हसवर्ण परे रहने पर, जैसे यशोदा, ठीक है ना, पयोध है, ये वाले सारे उदाहरण इसी के द्वारा होंगे। और रोरी वाला उदाहरण, पदांत में रे के बाद में रे आने पर पहले वाले रे का लोप हो जाएगा और साथ में दीर्घ भी हो जाएगा, ड्रलोप्य पूर्वशय दीर्घोहण, ये वाला सूत्र दोनों के साथ काम करेंगे। इसके साथ साथ जो उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे नीरस है, ये इसी से बनेगा, नीरस, रोरी, रोरी से। अब विसर्ग संधि के बाद में संधियों की चर्चा कर लेने के बाद में हो सकता है इसमें से 9% मैंने बताया, 9 की जगह 8 भी आ जाए, या इनकी संख्या 10 भी हो सकती है। तो यहां से भी अगर देखें ना तो 20 नंबर या 18 नंबर का काम है व्याकरण में से। फिर तीसरी चीज आती है समास, ये वेरी मोस्ट टॉपिक है समास, क्योंकि समास को गहराई से जानना पड़ता है। गहराई का मतलब ये हो गया कि अंदर, मतलब एकदम बिल्कुल व्याकरण का एक निचोड़ है समास। समास और प्रत्यय दो ही ऐसी चीज है कि एक बार समझने या पढ़ने से नहीं आती है, लेकिन इनका बार बार अभ्यास करेंगे ना तो ये चीजें भी क्या हो जाएगी हमारी, एकदम बिल्कुल है वो आने लग जाएगी। समासा, समासा, समासा कतिधा, समासा पंचधा, ये तो पढ़ेंगे हमने परिभाषा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए, इसने दिया है अव्ययभाव समास, अर्थात अव्ययों का सुबंतों के साथ समास। और ये अव्ययभाव समास के अंदर जो मुख्य है, इसका जो सूत्र है, जो 16 पदार्थों के अंदर होता है, वही वेरी मोस्ट है। यहां से हर बार प्रश्न आता है, अपने को पता है, अव्ययभाव समास वाले में से। फिर तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान समास, बाद वाला पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष में तत्पुरुष के भेद पढ़ेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़ेंगे, वैदिकरण तत्पुरुष पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा है वो गहराई से करेंगे। फिर क्रमधारीय, ये इसी का भेद है। क्रमधारीय समास के बारे में अगर आपसे पूछे कि क्रमधारीय समास किसका भेद है, तो आप बताओगे तत्पुरुष समास का ही भेद है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। फिर दिगु है, ये भी इसी का भेद है, किसका, तत्पुरुष का ही, क्योंकि तत्पुरुष का भेद क्या है, कर्मधारी, कर्मधारी का भेद क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा, दिगु। फिर चलिए आगे, द्वंद्व है, जिसके उभयो पदयो पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होंगे, वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व। फिर बहुब्री, अन्य पद प्रधान। इन सभी के एतेषाम समासानाम सामान्य परिचय, इन सभी का समासों का क्या करेंगे, सामान्य परिचय करेंगे, और पदों का समास भी करेंगे, और समास विग्रह भी साथ में करेंगे। यहां से भी मान करके चलो आप 7 या 8% हर साल की भांति है वो आते हैं ना, 7 या 8। अब की बार कितने आए थे, अब की बार लगभग 6 या 7% उठाए थे शायद समास में, क्या ज्यादा थे, लगभग 7 या 8% है वो, नॉर्मल मान करके चलो, 8% मान करके चलो आप, 8% है वो मान करके चलो। तो 8% को ये अकॉर्डिंग 8 गुणा में 2 बराबर कितने हो गए, 16 नंबर का काम यहाँ से हो गया, 16 नंबर, 16 16 16 48 नंबर को काम तो पूरा 3 आप टॉपिक है जिसका संज्ञा प्रकरण, संधि और समास के द्वारा है, बढ़िया तरीकों करांगा। चलिए प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं या पीछे जुड़ते हैं, प्रत्यय परश्चय, एक सूत्र आता है प्रत्यय परश्चय, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं, ठीक है ना, धातु या शब्दों के पीछे जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित प्रत्यय आधारित प्रश्न, इसने दिया है टॉपिक में, निम्नलिखित प्रत्यय आधारिता प्रश्नः, अर्थात निम्न में से प्रत्यय के आधार पर प्रश्नों को हल कीजिए। ये प्रत्यय कौन कौन से हैं, क्षत्रि, शानच, तुमुन, तव्यत, अनियर, अणुल, त्रिच, यत, अणित, केप, इक्त्वा, लेप, ल्यूट, घे, मतुप, तल, तरप, इक्तः, इक्तवतु और तमप, इतने प्रत्यय हैं। इसमें साथ साथ में क्षत्रि शानच वालों की क्या है, या जहां सह की क्या होती है, इत संज्ञा होती है, उन दोनों को साथ में कर लेंगे। जो तय की इत संज्ञा करने वाले, जैसे तय तय आदि वर्ण वाले, जैसे तुमुन, तव्यत और त्रिच, और इसके साथ में तल, तरप, इनको साथ साथ पढ़ लेंगे। और इसके अलावा जहां ये वाले भी है ना, यत, किप, लेप, और कौन से बच गए, इनको साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि इनमें क्या शेष रहता है, यही शेष रहता है। वैसे सभी ने अध्ययन किया होगा, क्योंकि कक्षा 10 या 12 के अंदर ये जो तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अपने को क्या करेंगे, यहाँ सूत्रों के द्वारा इनके
चलेंगे सूत्रों के आधार पर, कैसे इनमें परिवर्तन होता है। तो यहां से भी मान करके चलो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 20 है। 20 में से अगर प्रत्येक में से भी एक एक परसेंट उठाए तो 20% बन गया। लेकिन मान के चलो 20 तो कौन ही, लेकिन ई में भी क्या है 8 9 या 10% है, भी पक्का है, ठीक है नहीं। 10% मान के चलो थे, क्योंकि अशुद्धि संशोधन वाला भी तो रह जाएगा, कई परसेंट बना भी आप देखांगा। तो यहां से हमारा जो काम है वो इन प्रश्नों को लेकर के चले, जैसे पहले में 9, दूसरे में ये जो हमारा टॉपिक था संधि वाला उसमें भी 9, और तीसरा ये था 9, और यहां से भी 9 या 10, तो 9 दूने 18 9 27 27 और 10 37, राम राम 37 प्रश्नों वाला हमने काम है वो कर लिया है, 37 क्वेश्चनों वाला काम हमने कर लिया है। चलिए आगे अब पढ़ेंगे शब्द रूप। ये सभी को पता है कि हम कक्षा 6 से है वो रट्टा लगाते आ रहे हैं, राम रामऊ रामा। लेकिन शब्द रूप है वो कैसे, अकारांत वालों को कैसे अलग करेंगे, आकारांत वालों को कैसे करेंगे, इकारांत वालों को कैसे करेंगे, उकारांत वालों को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अपने जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिए उनमें कौन कौन से शब्द रूप है उनकी चर्चा करते हैं। जैसे देखिए राम, राम, अब राम का है मेरे हिसाब से राम के एक ही दिया हुआ है अकारांत वाला, लेकिन राम के अनुसार कौन कौन से, मोहन है, सोन है, रोहन है, इनके रूप कैसे चलते हैं वो राम के अनुसार चल जाएंगे। इनको डेली का कक्षा के अंदर जैसे जैसे अपनी व्याकरण होगी उसके साथ साथ शब्द रूपों का भी अभ्यास है वो हम करते चलेंगे। जैसे हरि है तो हरि के समान रूप चलने वाले, हरि के समान कवि है, रवि है, ये चलेंगे। पति, अब पति का अपने आप में एक ही चलता है पति का, लेकिन पति के पीछे आगे अगर गणपति जुड़ जाए, सेनापति जुड़ जाए, तो फिर उसका रूप है वो हरि के समान चल जाएगा, ठीक है ना। गुरु है, अब गुरु के समान साधु का रूप है वो चलेगा। पितृ है, पितृ के समान भ्रातृ का, ठीक है ना, ये चलेगा। भूभृत्य, इसके रूप ये वेरी मोस्ट है भूभृत्य वाला, क्योंकि इसमें से हर साल प्रश्न आता है और अब की बार भी आया होगा शायद। गच्छत, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजन का इंपॉर्टेंट है, राजन में ज्यादातर अपने को देखने के लिए मिलता है कि ये जो राज्य शब्द है ना, राज्य शब्द ये कितनी बार बना है, ठीक है ना। या राजन का षष्ठी का एक वचन क्या बनता है, या राजन का द्वितीय का बहुवचन क्या बनता है, ये प्रश्न है वो हर साल पेपर के अंदर परीक्षा के अंदर रिपीट होते रहते हैं। अब रमा दे दिया, रमा की जगह यहाँ लता नहीं दिया तो लता समझ जाएंगे कि रमा दिया है तो लता इसके अकॉर्डिंग होगा, आकारांत होगा, स्त्रीलिंग का शब्द रूप होगा। अब मति दे दिया, अब मति का अपने आप में अकेला ही चलता है, क्योंकि मति की दो बार क्या होती है, दो दो रूप बनते हैं ना। कौन कौन सी विभक्ति के अंदर दो दो बनेंगे, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी और षष्ठी, इनके अंदर इनके दो दो रूप बनेंगे। जैसे नदी का रूप दिया है, अब नदी का भी इंपॉर्टेंट है, नदी का द्वितीय का बहुवचन पूछते हैं, नदी ही, ये बनता है ना द्वितीय का बहुवचन, नदी, नदी ही। धेनु का रूप भी इंपॉर्टेंट है, धेनु उकारांत है, स्त्रीलिंग रूप है। वधु का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वधु में मात्रा हमेशा क्या आती है, बड़ी आती है, दीर्घ मात्रा आती है। लेकिन इसका कई बार ये पूछ लेते हैं, हे वधु, ये कहाँ बना है, हे वधु, हे वधु, ये इंपॉर्टेंट है, हे वधु, ठीक है। फिर इसके साथ साथ में क्या, सर्वनाम रूप आगे। सर्वनाम में कौन कौन से, अस्मद युष्मद है, अहम आवाम वयम वाला, और युष्मद वाला त्वम युवाम यूयम ये वाला। और तत् का तीनों लिंगों के अंदर कहते शाते ता और तत्ते तानी। और इदम का भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग में चलाएंगे तो अयम इमो इमे, और स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो इयम इमे इमाहा, और वहां चलाएंगे तो इदम इमे इमानी, इमानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं, जैसे ये उदाहरण आ जाएंगे। धातु रूप के अंदर चलेंगे, धातु रूपों के अंदर आप पढ़ते आ रहे हो छठी कक्षा से, तो ये भी 5 लकारों के अंदर पूछा है। लकार कितने होते हैं, लकार 10 होते हैं। लकार कितने होते हैं, 10। लकारों की संख्या वैसे 10 होती है, लेकिन अपने सामान्य प्रश्न आएंगे वो कितने लकारों से आएंगे, 5 लकारों से आएंगे। इसमें कौन कौन से लकार दिए हैं, लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये लकार है। सामान्य प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से भी अगर प्रश्नों की संख्या अगर जोड़ें धातु रूप की तो 7-8 प्रश्न यहां से भी बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले धातुएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो प्रश्मीपदी पदी और आत्मनिपदी और उभयपदी। प्रश्मीपदी में देखिए इसमें कौन कौन सी धातु दी है, भू, पठ, गम, पच, जी, नी, दृश्य, स्था, पा, प्रच, लिख, नम, अश, हन, दा, नृत्य, क्रुद, शक और क्री। ये प्रश्मीपदी के रूप है, वो अपने को 5 लकारों के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। यहां से जो इंपॉर्टेंट देखें तो इन धातुओं के रूप है वो वेरी मोस्ट है, स्था है, यहां से पूछा जाता है। प्रच का पूछा जाता है, प्रच का आता है तो लिट लकार में पूछता है,
तो लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा इसका? तो अपने को ये पढ़ा हुआ है ना, प्रच का क्या बनेगा? प्रक्ष्यति, ये बनेगा ना, प्रक्ष्यति। ये वाला इंपोर्टेंट है वो, तो हर साल ही पूछे। अस इंपोर्टेंट है, अस धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? संति बनेगा ना, अस्ति स्तः संति। अन भी इंपोर्टेंट है, अन को जही इंपोर्टेंट है, जही ये कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में, जही ये कहां बनता है? लोट लकार को मध्यम पुरुष एक वचन बने, जही बने। नृत्य क्रुद शक क्री, ये वाली आत्मनिपदी में थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आपने सिलेबस में कितनी देड़ी है? 2 ही देड़ी है, कोई किसी लब और सेव, ये आराम हो जाएगी, कोई दिक्कत ही को नहीं, इतनी कोई टफ वालों काम को नहीं। पांचों लकार अंदर आप आराम हो, अंत तो रट्टो मार के भी कर सका, कोई दिक्कत वाली बात ही को नहीं। इसके बाद में चलिए आगे, निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न, अर्थात अव्यय पर आधारित जो प्रश्न है ना वो आएंगे। अब अव्यय के अंदर है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से क्या ट्रेंड रहा है आजकल, किताबों में सीधी लाइनें देता है वो, या तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो, या फिर इन अव्ययों का क्या स्थान है, या लाइन में दे देगा कि कितने अव्यय हैं। इस प्रकार के प्रश्न है वो आते हैं परीक्षा के अंदर। जैसे देखिए, अत्र, अद्य है, इतः है, इत्थम, इदानीम, शनै, उच्चै, कथम, कदापि, पुनः, यथा, तथा, धिक्, प्रातः है, चीरम, किमर्थम, कुतः है और कदा। ये इतने अव्यय दिए हुए, तो इनकी अगर संख्या गिनती करें तो कम से कम शायद 10 या 12 होगी। 10 या 12 का आप किए गए इनका उदाहरण ज्यादा उदाहरण मिले, चाहे पुस्तक में उठाओ चाहे साहित्य में सारों ज्यादा मिलेगा, क्योंकि साहित्य की आप किताब में पढ़ेगा नहीं, तो बिंग सागा अगर इदानीम को प्रयोग हो रहे हैं तो बिना अलग ले लेंगे, इदानीम ने लिख लेंगे, बिंग उदाहरण ले लेंगे। तो मान के चलो इनमें भी लगभग कितना प्रश्न उठे है हर बार परीक्षा में? अब की बार भी शायद 5 या 6 प्रश्न है अव्यय आधारित, या तो इनकी संख्या 5 या 6, 5 या 6 ट्यूशन पक्का होगा। ये देख लो, यहाँ मान लो 10 नंबर को काम है, पक्को पक्को अपना अव्यय आधारित प्रश्न हो। फिर उसके बाद में देखिए, इसमें से ये ऊपर ये वाला क्या, अब ऊपर हो जाएगा ना, अब देखिए। हाँ अगला देखो, 8 नंबर पे जो टॉपिक दिया हुआ ना वो देखो। हम्म हाँ ये देखिए, हम्म ठीक, ठीक है। भेजू, आगे देखिए, हमने यहां तक कर लिया 7 नंबर तक। उसके बाद में 8 नंबर पे देखो क्या दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित तो हो उपसर्ग है संबंधी सामान्य प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न है। अब देखो उपसर्ग है, वैसे तो संख्या कितनी होती है उपसर्गों की? 22। कितनी होती है? 22। 22 में अपने को पूरे नहीं पढ़ने हैं। 22 में से देखो कितने टॉपिक दिए हुए हैं, प्रे, प्रा, अप, शम, अनु, दुर, वी, आ, अति, सु, प्रति, परि, उप, निर और अधि, ये। लेकिन फिर भी अपने 22 का अध्ययन करना पड़ेगा अपने को, इनकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? उपसर्ग है वो धातु या शब्दों से पहले जुड़ते हैं, उनके
जुड़ करके उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण है, वो परीक्षा में ट्रेंड रहा है इनका भी। और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कौन सा, उपसर्ग। यहाँ से भी क्या है, हर साल प्रश्न है वो आते रहते हैं। ये वाला भाई। अब देखो 9 नंबर पे आओ। 9 नंबर पे क्या लिखा है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि और संस्कृत अनुवादश्च। जितने पाठ्यक्रम है ना ये 8 तक, देखो क्रम संख्या कितनी होगी इनकी, 8 तक। उपयुक्त पाठ्यक्रम पर आधारित वाक्य की शुद्धि करने वाले और संस्कृत अनुवाद करने वाले प्रश्न आएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्या है कि संज्ञा प्रकरण में से क्या है, शुद्धि संशोधन है वो, या संधि है, या समास है, या प्रत्यय है, या शब्द रूप है, या धातु रूप है, या जो अव्यय है, या उपसर्ग है, उनमें क्या क्या अशुद्धियां हैं उनको शुद्धि करना और साथ में अनुवाद करना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां सर मान करके चलो आप 5 या 6 प्रश्न या इससे ज्यादा 7 प्रश्नों तक ये कवर करता है, पक्का है। और आ चीज अपने तैयार जद ही होएगी जद आपा पहलड़ी चीजा सारी तैयार होएगी जद, नहीं तो सीधो आपा 8 तक कौन पहुंची जाए। क्योंकि हर टॉपिक ने तैयार करना पड़ेगा वो बढ़िया तरीका हूँ जब जागे वो अपना 9 नंबर जो टॉपिक है नहीं वो तैयार हुआ है वो, देखो ठीक है। उसके बाद में चलिए आगे, अपने पार्ट फर्स्ट है वो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर है, इसका अध्ययन हमने अभी किया सिलेबस में। अब चलेंगे आगे। यहां देखो स्नातक स्तर, हाँ यहां देखिए ये जो अपने दिया हुआ है पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में देखिए स्नातक स्तर। इसमें क्या है, निम्नलिखितानाम सूत्राणाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोगाश्च। यहां दिया है कि निम्नलिखित जो सूत्र है उनके सामान्य परिचय और परिचय के आधार पर प्रश्न और वाक्यों का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो ये जो अपने के मान करके चलो, ये जो अपना कारक प्रकरण पढ़ेंगे ना, कारक प्रकरण, उसमें से पूरा का पूरा टॉपिक है ये कारक प्रकरण में से। और कारक प्रकरण अपने को पता है कि अपने को सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, उन दोनों से तैयार करना पड़ेगा। सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी दोनों से तैयार करना पड़ेगा। चलिए इसमें क्या दिया है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये कहता है कि प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में, वचन में और इनकी मात्रा अर्थात इनके योग में क्या हो जाती है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है होता है। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, परिमाण किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, ये साथ साथ जो टॉपिक चलते जाएंगे उनके साथ क्लियर करते जाएंगे। आगे दिया है कर्तुरीप्सितम कर्म। यहां तक जो प्रथमा का तो सूत्र यही मान करके चलो, कर्ता विधायक सूत्र है वो करेंगे स्वतंत्र कर्ता। उसके बाद में ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। उसके आगे ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, कर्तुरीप्सितम कर्म, कि कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है, जिस वस्तु से सबसे अधिक प्रेम करता है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। और कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है वो होता है। आगे वाला जो सूत्र कह भी रहा है ये कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में कौन सी होती है, द्वितीया। देखो आगे अधि सिंह स्था शाम कर्म, ये सूत्र कह रहा है कि किन धातुओं से पहले अधि का उपसर्ग का प्रयोग होने पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये कहता है सिंह स्था और आस, सिंह स्था और आस, उनसे पहले क्या आने पर, अधि उपसर्ग आने पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। फिर है कथितम च, ये वेरी मोस्ट है कथितम च वाला, ये वाला, क्योंकि यहां कितने पढ़ने पड़ेंगे अपने को, 16 द्विकर्मक धातुओं का योग है वो यहाँ पढ़ना पड़ेगा और वेरी मोस्ट है, यहां से हर बार प्रश्न आता है, ठीक है ना, 16 धातुओं के योग में। फिर अगला सूत्र देखो उपान वध्यांग वश है। ये क्या कहता है, उप अनु अधि और आंग 4 उपसर्ग है। कौन सी धातु पहली, वस धातु से पहले उप अनु अधि और आंग उपसर्ग आने पर क्या हो जाएगा, आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होते ही कौन से सूत्र लगेगा, कर्मणि द्वितीया, द्वितीय विभक्ति उपयोग हो जाओ। अगला सूत्र अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। ये कहता है कि अभितय परितय समया निक्षा और हा और प्रति, इनका योग होने पर भी कौन सी हो जाएगी, द्वितीय। ये सारे क्या है, अभितय परितय समया निक्षा, ये अव्यय है। क्या है, सारे अव्यय। अगला सूत्र है काला अध्वनो अत्यंत संयोग है। यदि कालवाची और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग होने पर भी कौन सी हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय।
यहां तक द्वितीय विभक्ति काम करेगी, यहां तक अपना कर्म कारक है ना वो काम करेगा। आगे देखो तृतीया में आगे साधकतम करणम, कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसमें जो सबसे अधिक सहायक है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? करण संज्ञा होगी, करण होगी। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं पैरों से खेलता हूं, ठीक है ना, और मैं जल से मुख धोता हूं, तो जो सहायक होगा उसकी क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। करण होने पर कौन सी लगेगी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र देखो, कर्तरीकरणयोस् तृतीया, कर्ता और करण उन दोनों में कौन सी आएगी? तृतीया आएगी। और इसका ऑथेंटिक उदाहरण हम पढ़ेंगे, कौन सा? राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, ये वेरी मोस्ट उदाहरण है इसका। और फिर आगे अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग किनका है? फल प्राप्ति ने। तो जैसे उसने महीने भर में व्याकरण पढ़ ली, वहां कौन सी काम करेगी? तृतीया विभक्ति है वो काम है करेगी। और ये नांग विकार है, शरीर के जिस अंग में विकार होगा वहां कौन सी लगेगी? तृतीया। जैसे राम है वो आंख से क्या है? काना है, मोहन कानों से क्या है? बहरा है। तो वो वाले सूत्र के सारे हो जाएंगे। सहयुक्त प्रधाने, सह साकम सार्धम समम, चार, ये चारों भी क्या है? अव्यय है। इनका योग होने पर भी अप्रधान जो करता है उसमें कौन सी लग जाएगी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग है वो हो जाएगा। जैसे राम के साथ सीता जाती है, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदान, अब यहां तक तृतीया आएगी। इसके आगे चतुर्थी, कि कर्मणा कौन सा कर्म? दान कर्म, कि कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और संप्रदान के योग में कौन सी लगेगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वो होगा, चतुर्थी लगेगी, ठीक है ना, चतुर्थी संप्रदान है। अगला सूत्र कह रहा है कि दान कर्म के योग में कर्ता जिसको देना चाहता है और लेने वाला राजी होता है, इच्छुक होता है, उसकी कौन सी संज्ञा होगी? चतुर्थी, अर्थात संप्रदान संज्ञा होगी, विभक्ति चतुर्थी। रुच्यार्था नाम प्रियमाण है, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसको प्रिय लगेगा, जैसे बालक को दूध अच्छा लगता है, गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, तो वहां कौन सी आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वो हो जाएगा। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है, ये धातुएं हैं कौन कौन सी? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय। इन धातुओं का योग होने पर जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है वहां पर भी कौन सी लगेगी? चतुर्थी लगेगी। कौन सी लगेगी? चतुर्थी। जैसे उदाहरण आता है इसका ऑथेंटिक, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो यहां हम कौन सी पढ़ेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और किस में लगेगी? पुत्र पर लगेगी, पुत्र में लग जाएगी। अगला चलिए, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वशट योगाच्च, अब ये भी अव्यय हैं। कौन कौन से? नमः, स्वस्ति और स्वाहा, सौदा, अलम और वसट, ये 6 अव्यय हैं। इन 6 अव्ययों के योग में भी कौन सी लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। गुरुवे नमः, ठीक है ना, अग्ने स्वाहा, ये वाले सारे उदाहरण आएंगे। ध्रुवम अपाय अपादानम, ये भी वेरी मोस्ट उदाहरण है, यहां से हर बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। कौन से में से? ध्रुवम उपाय अपाय अपादानम वाले। किसी निश्चित वस्तु से कोई भी वस्तु अलग हो रही हो, ठीक है ना, तो वहां कौन सी लगेगी? पंचमी लगेगी। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, और यहां जानेंगे कि ध्रुवम शब्द का क्या अर्थ है, अपाय शब्द का क्या अर्थ है, और अपादाने पंचमी, अपादान के योग में किसी लगे? पंचमी, पंचमी विभक्ति को प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र देखिए, भी त्रा अर्थानाम भे हेतु, 2 धातुएं की चर्चा कर रहा है ये, एक तो भी धातु, एक कौन सी? त्रा, या इसके समानार्थक धातु भी हो सकती है। समानार्थक धातु कौन सी? रक्ष धातु। आस्क है, बताओ, आस्क है, बिल्कुल, क्योंकि समानार्थक धातु आप कराए भी हो, ठीक है नहीं। तो भी मानी किए हुए डरना, त्रा मानी किए हुए रक्षा करना, रक्ष मानी किए हुए रक्षा करना। इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे डरा जाए, जिससे रक्षा की जाए, उसकी भी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और वहां पर भी कौन सा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति, जनी का मतलब है जन धातु के योग में उसके कर्ता, प्रकृति का मतलब स्वभाव में कौन सी लगेगी? पंचमी लगेगी। जैसे गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, तो ये स्वभाव है गोबर का कि वहां से क्या उत्पन्न होते हैं? बिच्छू उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखिए, भू प्रभाव है, भू धातु के कर्ता में, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ये वाला उदाहरण इसका ऑथेंटिक है, भू प्रभाव वाला। तो क्या आएगा? हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। और यहां तक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखो, षष्ठी शेषे, अब ये क्या है? कारक नहीं है, षष्ठी, षष्ठी कारक है क्या? नहीं है, ठीक है ना। ये तो क्या है? केवल विभक्ति है। शेष के योग में कौन सी लगेगी? षष्ठी लगेगी, शेष के योग में षष्ठी। इसमें वेरी मोस्ट सूत्र ये है, कर्तृकर्मणो कृति, कि कर्ता और कर्म में अगर उन दोनों के अंदर इक्ता प्रत्यय का योग हो रहा हो,
तो वहां पर भी कौन सी लगेगी, षष्ठी लगेगी। जैसे कालिदास कृति, ठीक है ना, ये वाले उदाहरण है इसके आ जाएंगे। जगत है कर्ता कृष्ण है, जगत का कर्ता कौन है, कृष्ण है। और षष्ठी चय अनादरी, अनादर अर्थ प्रकट करते हुए वहां पर भी कौन सी लगेगी, षष्ठी लगेगी। जैसे रोते हुए बालक को छोड़ करके महिला है वो सत्संग में चली गई, वहां पर क्या हो गया, बालक का क्या हो गया, अनादर हो गया। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और सप्तमी में देखो ये यहाँ तक षष्ठी विभक्ति आ गई, अब अधिकरण कारक आ गया। आगे कौन सा कारक आ गया, अधिकरण। ये कह रहा है आधारो अधिकरणम, कि जो आधार होता है ना उसकी कौन सी संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। आधार होता है किसी बैठने का अस्तित्व। जैसे मेरा आधार क्या है, यहाँ मेज पर खड़ा हूं, आपका आधार क्या है, कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है ना, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, जैसे थाली में भोजन है, तो वो सारे के सारे सूत्र इसी के द्वारा क्लियर है, वो हो जाएंगे। और आगे वाला सूत्र कह भी रहा है, क्या कह रहा है, सप्तमी अधिकरण च, अधिकरण के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला देखिए, यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को विशिष्ट बताने के योग में, और बहुतों में किंग किंग गणना होगी, एक तो जाति, एक गुण, एक क्रिया, और एक के होना चाहिए संज्ञा का। देखो चारा आधार पर अपन विभाजन करांगा, जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग होगा। जैसे कवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। गायों में कौन सी गाय श्रेष्ठ है, काली गाय श्रेष्ठ है। क्रिया के आधार पर, जैसे चलने वालों में, पैदल चलने वालों में जो दौड़ता है वो शीघ्र पहुंच जाता है, तो ये श्रेष्ठ हो गया। संज्ञा के आधार पर, नाम के आधार पर, जैसे मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, तो ये सारे के उदाहरण इसी के अंदर आ जाएंगे। और ये देखिए ये सूत्र लास्ट वाला आपकी बार भी आया था, इसमें से प्रश्न, यस्य भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया के ऊपर यदि कोई प्रभाव पड़ रहा है तो पहले वाली क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, राम के वन जाने पर दशरथ दिवंगत हो गए। तो यहां से इतने प्रश्न बन रहे हैं। और वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, कौन सा, कारक प्रकरण, क्योंकि अनुवाद में बहुत ज्यादा काम यही आता है अपने को। अशुद्धि संशोधन में सारों ज्यादा काम होगा अपने, लगभग कितना नंबर को काम होना चाहिए, वो लगभग 20 या 25 नंबर ने वो कवर करा है, वो देख लो कारक प्रकरण। 20 या 25 नंबर यहां से अपने क्लियर हो रहे हैं। ये तो मेन सूत्र है, इनके अलावा वार्तिक भी बच गए इसके अंदर आने वाले, और छोटा छोटा सूत्र और भी रह गया, कहीं अपने सिलेबस में कौन लागे, लेकिन आपने अनुवाद में काम आवे तो बाना भी अपन हल करांगा सागे। चलिए आगे, निम्नलिखिता नाम छंद शाम सामान्य परीक्षात्मक प्रश्न, छंदों के आधार पर सामान्य जो प्रश्न है ना वो क्लियर करने अपने को। छंद कौन कौन से हैं देखो, अब देखिए सबसे पहले छंद लग रहा है अनुष्टुप, कितावरण हुए 8, आर्या में कितने होते हैं 11, इंद्रवज्रा में 11, उपेंद्र वज्रा में 11। अब इन तीनों में अंतर क्या है तो वो देख लेंगे, इनके लक्षण पढ़ेंगे ना, साथ साथ में इनके अंतर हो जाएंगे। और उपजाति इसमें कितने हैं 11। अब 11 11 का कितना हो गया 1 2 और 3, और तीनों ने विभाजन किया करांगा। इन मिश्री छंद कैस का नहीं उपजाति ने, क्योंकि दोनों अंकी है, मिश्रण है, ठीक है ना। इसी अब इंद्र वज्रा पढ़ेंगे तो शादी इंद्र वज्रा यदि तो जगऊ गए, उपेंद्र वज्रा पढ़ेंगे तो उपेंद्र वज्रा जत जास ततऊ गऊ गऊ गए, और ये पढ़ेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। या तो दोनों के लक्षण लिख दो या इसका उदाहरण एक अन्य मिलता है। वसंत 12 वर्ण हुए, कितना वर्ण हुए 12। अब 12 का कौन सा सिलेबस में लगा आप वहां लक्षण ने देख लेंगे तो उदाहरण है, कोई जोरी को नहीं आजमाई। वसंत द्रुत विलंबित और भुजंग पर्यातम, ये देखिए तीनों में 12 12 है, तीनों में क्या है 12 12 वर्ण। वसंत में 12, द्रुत विलंबित में भी 12, भुजंग पर्यातम में भी 12। अब भुजंग पर्यातम तो सारुं सोरो है? भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकारे, भुजंग पर्यातम का 4 इंच का गण हुए भाई, यगण यगण हुए, कुजोरी को नहीं हुए, आ देख लियो यगण यगण हुए। द्रुत विलंबित पहले तेज गति से फिर धीरे, द्रुत विलंबित माह नभऊ भरऊ, और वसंत जतऊ तू वसंत मुदिरितम जरऊ, जतर जर याद कर लियो हो जाएगा क्लियर। वसंतिल का 14, वसंतिल का कितना है 14, 14 वर्ण, 14 को एक ही है, लो याद करने की जरूरत ही कौन, 14 गिनना है अपन, क्लियर है टॉपिक। मालिनी 15, मालिनी में 15, मंदाक्रांता में 17, 16 का तो होता ही नहीं है, मंदाक्रांता में 17, शिखरणी में 17, तो 17 17 के कितने हैं 2, दोनों को एक एक वर्ण आगे वाला पढ़ लो, क्लियर है। शार्दुल विकीर्तम 19 का एक ही है सिलेबस में, और लास्ट वाला है शर्गद्रा, शर्गद्रा
में भी कितने वर्ण हैं? 21 21 है। यति को ध्यान करना पड़ेगा। छंदों की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले। छंद के रचयिता कौन है, कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वैदिक लौकिक दोनों पढ़ना पड़ेगा अपन, मात्रिक पढ़ना पड़ेगा, वर्णिक पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे मान करके चलो यहाँ से लगभग 3 या 4 प्रश्न या लगभग 4 या 5 प्रश्न आवा है, लगभग 8 नंबर को काम है मेरी हिसाब में ना। हाँ, ये देख लो 8 का ये और 9 या 10 का ये अलंकार वाला है। आगे चलिए अलंकारों में। निम्नलिखिता नाम अलंकाराणाम लक्षण उदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्न। निम्नलिखित जो अलंकार उनके लक्षण और उनके उदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्न है उनको पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से है। अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास कैसा अलंकार है? अनुप्रास हम पढ़ेंगे तो कैसा अलंकार है? वर्णम साम्यम अनुप्रास है। एक परिभाषा आती है इसकी कि वर्णों की जहां समानता हो, वर्णों की क्या आनी चाहिए? समानता, लेकिन व्यंजनों की क्या हो चाहिए? विषमता हो। ठीक है ना। तो बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वो किस हो? अनुप्रास ही हुआ है। यमक जोड़ो हुआ है। यमक की हुआ है जोड़ो। युगल शब्द, यमक को मतलब है युगल, युगल शब्द है वो यमक के अंदर आ जाएगा। क्लेश है, द्विअर्थी निकले। ठीक है नहीं, द्विअर्थी ये मान करके चलो कि दुष्ट लोग होते हैं वो 2 जीव वाले होते हैं। जिस प्रकार की उदाहरण है द्विजीवा भवंती। स्वभावोक्ति, जो जैसी चीज है वैसा का वैसा वर्णन करना क्या होती है? स्वभावोक्ति होती है। उपमा, उपमा देनी किसी की। उपमा में कितने तत्व प्रधान होते हैं? 4 तत्व प्रधान होते हैं। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है ना। जैसे उसका मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो इस प्रकार की उदाहरण। रूपक, भेद को आरोपण कर देना। ठीक है। इस संसार में, इस संसार रूपी वृक्ष के 2 ही फल हैं, एक तो सज्जनों की संगति और दूसरा काव्य रूपी अमृत का स्वाद या रस चखना। इस प्रकार के उदाहरण। उत्प्रेक्षा, जहां संभावना व्यक्त की जा रही है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है वो होता है। और व्यतिरेक, सामान्य से बढ़ करके विशेष को बताना। ठीक है ना, वहां कौन सा होगा? व्यतिरेक। और संदेह कि आदमी एक ठूंठ है, रात ने जिया दिखियो नहीं कोई खेजड़ो का टेड़ो या और बिन देख गई मती भ्रम हो जानो, तो लागे तो आदमी सो है, लागे जिया ठूंठ भी है। इन प्रकार को वर्णन है वो क्या माओ संधि में। और भ्रांति, जैसे बिल्ली है वो क्या है कि चंद्रमा की चांदनी को देख करके क्या है? चाट रही है। किसको? दूध मान रही है। या चंद्रमा की चांदनी पड़े नहीं रात ने तो वो सफेद हो जाए भी, सफेद दिन देख बिल्ली यहाँ लगा जाना की है कि बिन के चाटन ला रही है, दूध ने चाटन ला रही है। लेकिन वो क्या होगी? भ्रांति पैदा होगी। रस्सी को अंधेरे में रस्सी लटकती हुई देखी तो क्या हो गया? भ्रांति पैदा होगी कि सर्प है वो लटक रहा है। निदर्शना कवय सूर्य प्रभो वश्य कवय अल्प विश्याह मति, वो वाला जो प्रमुख उदाहरण है। कि कालिदास कह रहे हैं कहाँ तो ये रघुवंश और कहाँ मैं तुच्छ बुद्धि वाला। तो इस रघुवंश को क्या है, मैं छोटी सी नाव के द्वारा क्या करना चाह रहा हूँ? पार करना चाह रहा हूँ। दृष्टांत में क्यों है वो? बिंब प्रतिबिंब भाव है वो। जिसो दिखे नहीं बिसो बिसो साम लोगो है दिखनो चाहिए, वो बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टांत के अंदर होगा। सागे सागे उदाहरण है भाई, आप चलता जाऊंगा। अर्थांतर न्यास एक ही चीज बताई दी था, गत कक्षा में भी बताई। सूक्तियां जठे भी दिखे बड़ के कर दो, अर्थांतर न्यास अलंकार हो तो। ठीक है नहीं। और दीपक, कार्य दीपक, क्रिया दीपक, इंगज का उदाहरण है भाई आप पढ़ांगा दीपक अलंकार में। तुल्य योगिता, ए दोनों अलंकार है भाई आगे सागा की भेद भी आप करांगा। तुल्य योगिता, तुल्य योगिता को एक उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है, लगभग वो ही परीक्षा के अंदर है वो अंतर है। तो ए अलंकारांग हो गया। अलंकार में भी मान के चलो 8% या 7% या 8 नंबर को काम है वो अपना क्लियर हुआ है। चलिए आगे। यहां तक मेरे हिसाब से जो व्याकरण है वो लगभग है वो कंप्लीट हो रही है ना। व्याकरण को जो काम है वो, हाँ व्याकरण को जो काम है अपनों कंप्लीट होने ला रही है। तो अब देखो व्याकरण ने जोड़ के देखो, व्याकरण कितना नंबर की होगी? कितना नंबर ने कवर करेगी व्याकरण? लगभग मेरे हिसाब से 200 नंबर का कहना व्याकरण आज है। 100 नंबर को ही काम बचे साहित्य और शिक्षण विद्या। कम से कम 200 नंबर का काम है वो व्याकरण के द्वारा है वो हम करेंगे। और व्याकरण तैयार हो जाएगी, साहित्य तो किए अपन किए, आंगा उदाहरण विभेद कर गए, आगे सागे की तैयारी के सागे रट्टो ही मारनो एक प्रकार देखा तो। चलिए आगे। इसमें एक स्नातक, जो स्नातक स्तर है उसमें टॉपिक दिया गया है कि निम्नलिखित सूक्ता नाम ग्रंथा नाम चाहे सामान्य प्रश्न, कि नीचे लिखे सूक्त और ग्रंथों के सामान्य प्रश्न है वो अपने को क्लियर करने हैं। देखो आगे जगह ब्रैकेट में देड़ा है नहीं, बे मंडल और अंगो क्रम संख्या देड़ी है। सारों पहले अपने लागे इंद्र सूक्त, इंद्र सूक्त। ठीक है नहीं। इंद्र सूक्त किसा को है? द्वितीय मंडल को 12वां। ठीक है नहीं, द्वितीय मंडल को
12वां, क्योंकि मंडल है फिर ये ऋग्वेद क्या में बांटेड़ा है, मंडला में बांटेड़ा है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां, 10वें मंडल का 90वां। और अग्नि सूक्त 1-1 गो मतलब है प्रथम मंडल को प्रथम सूक्त है। और सागे 1.25 भी डेढ़ है, 1.25 वाला वो नाम छुपा लियो शायद पीछे जो कुछ ले उस डेढ़ो इन जगह एक चीज और डेढ़ी है ना, वो 1.25 है। और फिर बाद में आगे अगर आपने देखा तो ओ कौन सो संज्ञान है कि, हाँ संज्ञान सूक्त। और 10वें मंडल को 191 सूक्त है, 10वें मंडल को 191 सूक्त है। और विश्वदेवा ए चीज नहीं जोड़ी है, संज्ञान विश्वदेवा पीछे इसलिए उसमें चेंज करी है, क्यों पीछे जो भर्ती हुई भी मैं ए चीजा को नहीं तो संज्ञान हो न विश्वदेवा हो। विश्वदेवा हो क्रम के रे जो 8वें मंडल को 58 है सूक्त है। और फिर उसके बाद में देखो ये भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, श्रीमद भगवद गीता द्वितीय अध्याय। और द्वितीय अध्याय में कितना श्लोक है, लगभग 72 श्लोक होना चाहिए, 72 श्लोक है नहीं। और बड़ा उपदेश दे रहा है कृष्ण भगवान को अर्जुन ने, तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। और ईशोपनिषद 18 मंत्र है, एक 9 इसमें 18 मंत्र है, शायद 18 मंत्र है ईशोपनिषद में, यजुर्वेद की है। और यहाँ से भी, तो यहाँ से जो ये निम्नलिखित सूक्तों और ग्रंथों वाला जो प्रश्न है, तो ये मान करके चलो आप कम से कम ये लगभग तीनों जो टॉपिक है वो या तो 12 या 14 नंबर को काम है वो आपने करने ला रहे हैं, या तो 6 प्रश्न हम मान के चलो, या 7 प्रश्न आओगा, गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, देख लीजिए। उसके बाद में अपने टॉपिक दिया है भारतीय संस्कृति संबंधिता प्रश्न। अब भारतीय संस्कृति जिसकी लागे है सेकंड ईयर में लागे आपने, ठीक है नहीं, सेकंड ईयर में ये पुस्तक लागे भारतीय संस्कृति, और टॉपिक भी है वहां दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, ये सारे के सारे इनमें से पक्के प्रश्न है वो आते रहते हैं। हाँ तो सीधो किया अपन लिखाना है और पढ़ना है और तैयारी करनी है, बस याद करना है और किंग को नहीं। भारतीय संस्कृति संबंधित प्रश्न। अगला दिया हुआ देखो संस्कृत साहित्य संबंधी प्रश्न। अब साहित्य आ गया, साहित्य में अपने सीधे टॉपिक के नाम, उन कवियों के नाम दे दिए, और कवियों की जो कृतियां है ना उनके बारे में पढ़ना है। देखिए 6 नंबर पे क्या दिया इसने लिखा है कि निम्नलिखित नाम महाकवि नाम है व्यक्तित्व कृतित्व संबंधी सामान्य परिचयात्मक प्रश्न। इसने लिखा है कि निम्नलिखित महाकवि और उनका व्यक्तित्व, उनकी कृति और उनसे संबंधित सामान्य और परिचयात्मक प्रश्न है। जैसे महाकाव्य में कौन कौन से दिए हैं, महाकवि वाल्मीकि, अब वाल्मीकि की एक रचना मिला है अपन कौन सी, रामायण। अब रामायण का इतिहास पूरे पीछे से जाएंगे, पढ़ करके लाएंगे उसको, रामायण में कितने कांड है, कितने सर्ग है, राम का जन्म कौन से कांड में हुआ, हनुमान और राम का मिलन कौन से कांड में हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अशोघोष, अशोघोष, अशोघोष की भी एक ही कृति है नहीं, कौन सी है अशोघोष की, अशोघोष ने कौन सी लिखी, 28 सर्ग है जकम है। सुंदरनंद महाकाव्य के, सुंदरनंद तो इंग भाई के आधार पर लिखे गए हो। बुद्ध चरितम, हाँ बुद्ध चरितम 28 सर्गा में। कालिदास, कालिदास भी, कालिदास की रचनाएं पढ़ेंगे। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, 7 रचनाएं हैं ना। कितने महाकाव्य हैं, कितने नाटक हैं, ये सारी की सारी चीजें। 12वीं, 12वीं की तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनियम, 12वीं को लिखे हुआ है, कितना सर्ग है किरातार्जुनियम में, ठीक है। माघ, माघ की एक ही रचना है शिशुपाल वधम, वह भी इंपॉर्टेंट है। माघ गोबियां भी वर्णन बड़ो महत्व है, क्योंकि राजस्थान संबंधित हो, जालोर के भीन मालूम पूर्व वर्णन अपन देखने के लिए मिले है। श्री हर्ष, हर्ष की, हाँ हर्षतरीतम, और इनकी जो नाटिका है वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे गद्य काव्यों में आइए, दंडी है, दंडी गद्यकार बड़ो बढ़िया उड़ो है, सारू बढ़िया। दंडी सुबंधु बाण भट्ट आंगी कृतियां पढ़ांगा, आंगी रचना पढ़ांगा, पिता को नाम, माता को नाम, इनका जन्म स्थान, सारी चीजें पढ़ेंगे। अंबिका दत्त व्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से संबंधित है अंबिका दत्त व्यास। घटिका स्तंभ की रचना है, बहुत बारी प्रश्न आए हुए, अंबिका दत्त व्यास की है, एक घड़ी में 100 श्लोक की रचना कर देता है अंबिका दत्त व्यास। नाट्य कवियों में, नाट्य कवियों में चलेंगे, भास है, भास 13 नाटक लिखा, इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ेंगे तो महाभारत पर कितने आधारित नाटक हैं, और रामायण पर कितने आधारित नाटक हैं, और कवि कल्पित कितना है, ये सारा का सारा भास में पढ़ांगा। कालिदास का नाटक है, अभी बताया मैं थाने,
कालिदास का 3 नाटक है, वे भी इंपॉर्टेंट है। भवभूति को, वो भी नाटक इंपॉर्टेंट है। भवभूति कौन सा लिखे हो? भवभूति मालती माधव। हम्म भवभूति को एक है या 3 है? भवभूति का, क्योंकि भवभूति भी इंपॉर्टेंट है। वेणुसार की रचना है। वेणुसार में तो वेणी चोटी को संवारने का वर्णन किया गया है भीम के द्वारा पूरा का पूरा। शूद्रक है, शूद्रक भी इंपॉर्टेंट है अपने। हाँ, मृच्छकटिकम। विशाखदत्त, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी चीज की वर्णन है। चाणक्य घनानंदालो सारो सारो वर्णन हो विशाखदत्त लेके चले पूरो पूरो। नीति कवियों में आ जाइए। नीति कवियों में भर्तृहरि इंपॉर्टेंट है। भर्तृहरि की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनका जीवन काल कैसे रहा, सारा पढ़ेंगे। पंडित विष्णु शर्मा है, इनको पढ़ेंगे। पंडित नारायण पंडित है, इनके बारे में जानेंगे। इनकी जो लोक कथाएं हैं कौन कौन सी है, इनको पढ़ेंगे। अर्वाचीन कवियों के अंदर देखो, अर्वाचीन कवियों में, अर्वाचीन कवियों में आपने कौन सा है? अर्वाचीन कवियों में देवर्षि कलानाथ शास्त्री है, भट्टमथुरानाथ शास्त्री है। ठीक है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्टमथुरानाथ शास्त्री, पंडित पदम शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, पंडित सूर्यनारायण शास्त्री। अंग सारंग वर्णन आप इनकी कृतियां बे सारे वो सारंग अध्ययन करांगा। तो देखो वो अठू ले गया आपनो पूरो पूरो संस्कृत साहित्य संबंधित सारा सारा प्रश्न है बे टॉपिक क्लियर होने लगी। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। आगे देखिए, अपने पास पार्ट थर्ड आ गया, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आ गए। अब शिक्षण विधियां की जगह 20% आवे, क्यों? 20% आते हैं ना, 20%। और गत जो परीक्षा हुई है आपने सेकंड ग्रेड 2022 या 2023 में हुए पेपर, 2022 में शिक्षण विधि में आपने सिलेबस में पूरा पूरा प्रश्न है। आपने जी छोटी सी बुकलेट या आपने पीके माहेश्वरी जी थाने करवाए हो क्लास के अंदर, हम पूरा पूरा प्रश्न है पढ़े यहाँ अपना बढ़िया। मतलब तो इसमें देखो पार्ट थर्ड के अंदर शिक्षण विधियां दी गई। इसमें दिया गया पहला जो भाषा कौशल संबंध प्रश्न, भाषा कौशल संबंधित प्रश्न है। कौशल आपने भी तो 4 है, लेकिन आपने 2 ही लगे। कौन सा? एक तो पठन कौशल, एक लेखन कौशल। आंगी अभिवृद्धि आन बढ़ाण खातर की तरीको होना चाहिए, किसी किसी आप शिक्षण विधियां काम में लेवा, वे सारी की सारी चीजें वे आप पढ़ांगा। तो 2 ही कौशल है आपने। कौशल कितने? वैसे तो 4 है। भाषा कौशल कितना है? 4। कर्म थान बेरू LSRW है, या सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये वाला जो तरीका आपने बनाया हुआ है वो वाला। तो 2 कौशल पढ़ना अपना, एक तो पठन, एक लेखन कौशल। अध्यापन विधियों संबंधित प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, आऊं सारा संबंधित पढ़ांगा। व्याकरण की परिभाषा पढ़ांगा, व्याकरण का प्रयोजन पढ़ांगा, और व्याकरण की कौन सी विधियां बे काम में लीजिए पढ़ाण खातर। आगमन निगमन किस शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, या ये सारी सारी अपन चीजें पढ़ांगा। गद्य शिक्षण में की है, इनमें कौन सी विधियां काम में लीजिए, पद्य में किसी किसी विधियां काम में लीजिए, नाटक शिक्षण में कौन सी विधियां बे काम में आवे, और नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, वो भी प्रश्न बहुत बारी आवे। नाटक शिक्षण की कौन सी है? समवाय है के है? समवाय कक्षा के लिए किसी होनी चाहिए, रंगमंच पर किसी होनी चाहिए, तो वे सारी सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अध्यापन कौशल संबंधी प्रश्न है। अध्यापन मतलब पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, अध्यापन को मतलब पढ़ाने के लिए आपके पास कौशल संबंधी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। पाठ प्रस्तावना प्रश्न, पाठ की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, बाओ कितना मिनट के अंदर वो पाठ्यक्रम है वो विभाजन होना चाहिए, वे सारा सारा। व्याख्या कौशल के बारे में पढ़ाएंगे, व्याख्या कितना अंग है, ये सारी चीजें होगी। व्याख्या कौन सी विधि श्रेष्ठ है, श्यामपट्ट का प्रयोग किए कैसे होना चाहिए, ये दिया ना श्यामपट्ट उपयोग, श्यामपट्ट को प्रयोग। कई बार वो प्रश्न भी पूछ लिया परीक्षा में, अध्यापक को कक्षा में सर्वश्रेष्ठ मित्र कौन हुए, श्यामपट्ट हुए। ठीक है, तो इन प्रकार का प्रश्न है सारा सारा होगा। दृष्टांत कौशल है, उदाहरण देकर समझाना। दृष्टांत को मतलब उदाहरण ही देनो, पढ़ाते वक्त बच्चे को प्रेरित करने के लिए दृष्टांत मतलब किंग एक प्रकार नजरियो पेश करनो, दृष्टांत देनो। प्रश्नोत्तर कौशल, एक प्रश्न के बाद में दूसरा प्रश्न पढ़ना, दूसरा पढ़ाना, तीसरा पढ़ाना, इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर कौशल संबंधी सारे सारे प्रश्न होते। और वो क्या होना चाहिए प्रश्नोत्तर कौशल? क्रम है वो क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता मतलब ये हो गया
कि जी हाँ मैं प्रश्न पूछने ला रही हूँ अपने राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला का, और चाल तो किए कि विश्व में चले गए हो, तो भाई क्रमबद्धता की हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, बे नहीं होना चाहिए। फिर आगे जो हमारा जो 4 नंबर का जो टॉपिक दिया है शिक्षण वीडियो के अंदर, वो है पाठ योजना संबंधी प्रश्न। पाठ योजना जो कि आप बनाई आप बीएड में सारा काम में लेड़ा अपना प्रयोग। गद्य की पाठ योजना के प्रकार होनी चाहिए, गद्य पाठ योजना बनाते समय किसका ध्यान रखना चाहिए, कैसी विधि होनी चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए। पद्य पाठ योजना है, व्याकरण पाठ योजना है, अनुवाद पाठ योजना है और नाट्य पाठ योजना। तो कुल मिलाकर के इसको पार्ट थर्ड को 4 भागों में विभाजित किया गया है, और 4 भागों से आप मान करके चलिए इसमें 5-5 प्रश्न बनेंगे। 5 प्रश्न यहां से उठा लिए, 5 यहां से, 5 प्रश्न यहां से और 5 यहां से। कितना प्रश्न हो गया टोटल? 20 दूनी 40 हुए, 20 प्रश्न आओगे तो 40 अंकों का मैं नहीं हो, 40 अंकों का 5-5 प्रश्न पूरा। और नीचे दिया गया है इसने निर्देश फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम इन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये जो परीक्षा है वो किसके लिए है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए है। और यहां दिया है कि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर है वो 300 नंबर का होगा, तो 300 नंबर आप विभाजन डिवाइड करके ले आए अभी। और इनके जो टाइम है वो कितना रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट है। 2 घंटे 30 मिनट हमने सिलेबस के बारे में जाना। और फिर उसने दिया है कि क्वेश्चन पेपर में से 150 क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई चॉइस के आएंगे। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया वस्तुनिष्ठात्मक, ठीक है नहीं। प्रत्येक प्रश्न है क्या बांटेडा होगा, या तो ए बी सी डी या फिर उनका क्रम खाली स्थान वाले जो भी है, ये ऐसे प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी कैसे, एवरी रॉन्ग आंसर, प्रत्येक प्रश्न में से और उसका नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव का मतलब 0.25 है के 0.25 अंक है काटी जाएगा। अगर कोई प्रश्न गलत कर गया होगा तो 0.25 नंबर है कटेगा। ये मान के चलो 3 प्रश्न को एक अंक गए हो, 3 प्रश्नों का 1 प्रश्न गया, यही है ना तरीका। जिसके 3 प्रश्न सही हो रहे हैं और 1 गलत करके आ गया तो 3 प्रश्नों का एक नंबर है वो चला जाएगा। और फिर नीचे लिखा है इसने कि 1/3 ऑफ मार्क, ये देखो ये दिया है ना 1/3 ऑफ मार्क। 1/3 को मतलब किया हुआ है 1/3, 1/3, 1/3 अंक काटी जाएगा, कितना 1/3। और ये किसके हैं, नेगेटिव मार्किंग के हैं, 1/3 अंक। और 5 नंबर टॉपिक में दिया है पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये नॉलेज होना चाहिए सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। आपको अभी आप पढ़े हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर को नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज ये भी होना चाहिए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड को, स्नातक स्तर को नॉलेज होना चाहिए। और सब्जेक्ट से संबंधित मैटर है वो होना चाहिए। और टीचिंग मेथड का आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट अर्थात संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा के अंदर ही आपकी शिक्षण विधियों का काम है वो। तो इस प्रकार से आज हमने संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में, प्रत्येक पाठ्यक्रम से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उठेंगे, और उनको डिवाइडेशन करके प्रत्येक पाठ को और क्रमबद्धता के साथ में आज का जो पाठ्यक्रम हमने हल किया, लगभग 300 अंकों को किस प्रकार से अपने को बांट करके पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये आपके सामने मैंने आज पूरा का पूरा अपनी इस कक्षा के द्वारा अवगत करवाया। जय हिंद, जय भारत।